Hello बच्चों, in the previous lecture we have discussed the phase and the phasor diagram for the vector representation of alternating current and alternating EMF. Now we are going to discuss why there is an importance to discuss the phase or the phasor. Just because of the different AC circuit component we used, and we practically observe the phase that changes corresponding to the different circuit element that is used. तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डिस्कस वन बाय वन वेरी केयरफुली एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट. तो एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले टोटल यहाँ पे आपको 6 कंपोनेंट पढ़ने हैं, 6 कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, जिसमें करंट और अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के बीच में हम लोग क्या करेंगे, फेज एंगल का डिटर्मिनेशन करेंगे. तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 3. इसके पहले मैंने लेक्चर 1 और 2 दिया था, जो लोगों का मिस हुआ है वो भी उसको जाकर के देख सकते हैं. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में हम ईएमएफ और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे बाय टेकिंग द कंपोनेंट ओनली प्योर रेजिस्टेंस. प्योर रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि एक रेजिस्टर हम लगाएंगे बस, हो गया, उसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं लगाएंगे. जस्ट वी विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ ईएमएफ across the resistor and we will establish after giving the EMF we will try to find out the expression for the current. Alternating current कितनी आती है और उन्हीं दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे and will find definitely the angle relationship between them, that is the phase angle. तो यहाँ पे हम लेते हैं एक रजिस्टर R और इसके अक्रॉस क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिंग सोर्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एस्टैब्लिश करते हैं. तो यहाँ E इज इक्वल टू गिवन है E नॉट साइन ओमेगा टी. अब हम ओम्स लॉ से जानते हैं, बाय ओम्स लॉ E इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर होता है. अभी यहाँ पे देखिए, इसको कर सकते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन. अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन इजीली से बाय फर्स्ट एंड सेकंड आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी. नाउ हियर प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ ई नॉट अपॉन आर as V upon R हमारे पास क्या होता था, this is the value of current. Since because it is E naught, then the value of current will be considered as I is equal to I naught sin omega t. This is our equation 3. अभी इन तीनों में अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो तीनों में अगर हम फर्स्ट और सेकंड, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन I एंड E, ठीक है, EMF और करंट के बीच में हमको पता करना है, फेज एंगल पता करना है. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें, यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इज कॉमन इन बोथ. दैट विल रिप्रेजेंट दैट करंट एंड EMF बोथ आर साइमल्टेनियसली ट्रैवलिंग विद द सेम फेज. एक ही फेज से दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. अब एक ही फेज से मूव कर रहे हैं, दैट मीन फेज एंगल क्या हो गया उनका, सेम है. अब इसको अगर हम लोग क्या करें, फेजर डायग्राम पे शो करना चाहें या फेज डायग्राम पे इसको बनाना चाहें, तो हम जैसे अल्टरनेटिंग करंट का हम ग्राफ बनाते हैं वैसे क्या करेंगे हम लोग. सपोज दैट दिस इज EMF, ये हमारा अल्टरनेटिंग EMF हो गया. नाउ द करंट इज विद द सेम फेज, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट एक ही फेज से मूव कर रहा है. इसको हम एंगल बना सकते हैं पाई बाई 2 पाई ऐसे करके, पाई 2 पाई ये बना सकते हैं. और यहाँ पे हमारा ये जो है मैक्सिमम पीक मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द करेस्पॉन्डिंग करंट एंड EMF. तो ये हमारा क्या हो गया, फेज, किस फेज से क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं. और फेजर अगर बनाते हैं तो फेजर मैंने पहले भी बताया था, फेजर इज बेसिकली काइंड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट एंड EMF विद देयर पीक वैल्यू.
Now this is what the phase angle phi, where E naught and I naught are moving with the same phase, E and I. This is the phasor representation for the case of the pure resistor when connected with the alternating source. ये तो हमारा पहला डायग्राम हो गया, पहला एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट में क्या करते हैं, एक रेजिस्टर स्टैब्लिश करते हैं, तो जो करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो ईएमएफ के साथ सेम फेज पे चलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। तो सेकंड एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, अभी तो रेजिस्टेंस लगाए हैं यहाँ पे, अब सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, अब सेकंड में हम लोग क्या कर देते हैं, एक इंडक्टर कॉइल लगा सकते हैं, ऐसे करके हमने इंडक्टर लगा दिया। दिस इज द सेकंड केस। ठीक है, अब देखिए पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था क्या, कि व्हेन देयर इज अ वेरिएशन ऑफ करंट ऑब्जर्व इन द दिस इज द केस ऑफ एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था आपने कि जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट एस्टैब्लिश करते हैं, अ काइंड ऑफ induced EMF produce that produces a kind of induced current। सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक्चुअली क्या होता है कि when we supply the EMF to the such kind of circuit where only inductor is present, ultimately a kind of back EMF produce। back EMF के लिए भी एक्सप्रेशन आपने निकाला था, आपको याद होगा, E is equal to minus L di by dt। तो ये क्या होता है, हमारा बैक EMF हो जाता है। नो प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा ये जो है, ये क्या होता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है बाय द सेल्फ इंडक्टेंस प्रोसेस, जिससे हमारा जो रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, इट विल समवॉट रिड्यूस्ड, यानी जो रिजल्टेंट ईएमएफ अब आपका आ रहा है, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट ईएमएफ आ गया। नो बिकॉज देयर इज नो रजिस्टर कंपोनेंट, रजिस्टर कंपोनेंट तो है नहीं, तो नेट ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसको माइनस करेंगे, ये टर्म इधर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, माइनस टू माइनस विल बी कैंसिल आउट, या डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। तो यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, इसको मैं बड़ा बड़ा भी लिखूंगा, आप देखिएगा ध्यान से। तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी हो जाता है, या इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई ओमेगा एल एंड माइनस का कॉस ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस का, इन टर्म्स ऑफ वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द करेस्पॉन्डेंस रिलेशन। तो यहां पे क्या हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई ओमेगा एल एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। अब अगर हम यहाँ पे देखें साइन ओमेगा टी या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे इसको भी क्या मान सकते हैं, एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं क्या, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब अगर हम यहाँ पे ये इसको मान लीजिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है,
इसको मान लीजिए हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फेज इन द करंट एंड द ईएमएफ, दोनों में डिफरेंस ऑफ फेज क्या निकल आ रहा है कि हमारी करंट जो हो रही है इट इज लैगिंग, पीछे जा रही है, कितना, π/2। तो करंट इन द केस, अब इसको समझिएगा कि इन द केस व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ to the circuit which is containing only kind of inductor, the current is lagging behind the EMF। now current हमारी किस तरह से लैग कर रही है, तो हमने देखिए बताया था ना स्टार्टिंग में कि क्या होगा, current and EMF in the alternating case will not necessarily will remain in the same phase, same phase में नहीं होते हैं। उसका कारण भी हमने बताया था, just not using the kind of electronic instrument, electronic implement लाइक कैपेसिटर, लाइक इंडक्टर। अभी हम कैपेसिटर लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर से हमारा कुछ एक डिफरेंट फेज फॉर्म होगा। तो जो चीज हमने थ्योरेटिकली कही थी वो चीज हमको क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली मिल रहा है। चलिए अब इसका अगर हम फेज डायग्राम बनाते हैं तो फेज डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा हो गया ईएमएफ। नाउ करंट, अब हमारी वोल्टेज पहले पहुंच रहा है तो करंट इज लैगिंग, करंट हमारी क्या कर रही है, लैग कर रही है विद द एंगल π/2। और फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर इसका, दिस इज EMF एंड दिस इज I0, दिस इज E0। now the current is lagging with phase angle π/2 on 90 degree. This is the phasor diagram for the case of inductor circuit. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा डायग्राम डिस्कस करते हैं, in which we have taken only capacitor। इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इसके आगे वाले टॉपिक्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट, सीआर सर्किट या एलसीआर सर्किट। ठीक है, एक ऐसे भी सर्किट लेंगे जिसमें हम तीनों चीजों को लगाएंगे, एल लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे और रेजिस्टर, तीनों लगाएंगे। वहां पर भी हम क्या करेंगे, फेज एंगल डिफरेंटली करेंगे। लेकिन अभी पहले हमारा अगर ये क्लियर हो जाता है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस, just because we know that what happened when the capacitor, inductor and resistor individually connected with the alternating EMF source। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा देखते हैं। अब तीसरे के केस में हमने क्या लगाया, एक कैपेसिटर लगाया, दिस इज अ कैपेसिटर। नाउ E इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, क्या, इन द प्रीवियस टॉपिक में हमने इंडक्टर कॉइल में E0 अपॉन ओमेगा एल लिया था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखी थी, I0 रखी थी। यहाँ पे जो हमारा ओमेगा एल टर्म है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये मिस हो रहा था। यहाँ पे जो ओमेगा एल है इसको हम लोग लिखते हैं किसके, एक्सल पे लिखते हैं। नो व्हाट इज एक्सल, एक्सल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के केसेस में पढ़ा था कि द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द करंट इन द सर्किट, इफ यू प्लेस द डायमेंशन ऑफ द एक्सल एंड आर विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली सेम। तो सेम जो वैल्यू हमारा रेजिस्टेंस करता है इन द केस व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द ईएमएफ, वही काम हमारा क्या कर रहा है, एक्सल कर रहा है। And here we can also write it XL
is equal to omega L. Now what is omega? Omega is equal to 2 pi f L. So XL और ये हमारा क्या होता है, इसके बीच में अगर हम इनके बीच में एक तरह का इस्टेब्लिशमेंट देखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो इनके बीच में हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा आ जाता है, फ्रीक्वेंसी और एक्सेल के बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ओनली एसी सर्किट। ये किसके लिए, सिर्फ एसी सर्किट के लिए। अगर मान चलिए इसको हम क्या करें, डीसी सर्किट के लिए करें, तो फॉर द डीसी सर्किट के लिए क्या होगा कि सपोज दैट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एसी, डीसी सर्किट लगाते हैं तो फॉर द डीसी सर्किट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है या जीरो होती है, तो एक्सएल विल बिकम जीरो इन द केस। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये मिस हो रहा था, इंपॉर्टेंट था भी ये। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए नोट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करने चल रहे हैं, दिस इज द थर्ड वन इन विच वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर। एक हमने क्या किया है, कैपेसिटर लगाया सी, जिसको हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है। अब ई इक्वल टू, तो देखिए आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी तो है ही। अच्छा, आप लोगों ने कैपेसिटर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, ये हम लोग पढ़े, दिस इज द कैपेसिटेंस। अगर हम यहाँ इसको इन टर्म्स ऑफ E लिख दें तो Q बराबर क्या हो गया, CE हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, E इज इक्वल टू Q बाई C। तो हमारा यहाँ पे E की वैल्यू क्या रहता है, सिंस बिकॉज वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर तो वी हैव टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटेंस आल्सो। तो E की वैल्यू हमने क्या रखा, Q बाई C इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, या Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, आपको मेन चीज क्या करना है, आपको करंट एस्टैब्लिश करना है। चार्ज पता चल गया है तो हम करंट कैसे निकालते हैं, जस्ट डिफरेंशिएट द चार्ज, dq बाई dt बोथ साइड, d बाई dt। नाउ dq बाई dt तो हमारा करंट हो गया I, और व्हाट इज d बाई dt ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी, C E नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी, या इसको हम ले सकते हैं C E नॉट। नाउ एक टर्म और बच रहा है, देखिए ओमेगा टी भी बच रहा है, ओमेगा भी आएगा आपका cos ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज cos ओमेगा टी, अच्छा ये समझ में थोड़ा सा कम आया तो फिर से मैं इसको बताता हूँ। देखो एक साथ सब जल्दी जल्दी होता जा रहा है। देखिए फिर से देखिए, हमारा Q बाई C हो गया, हमने जस्ट वी हैव प्लेस द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू Q बाई C, Q बाई C रखा है यहाँ पे, तो Q बराबर क्या हो गया, C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको करंट पता करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dq अपॉन dt, इधर भी d बाई dt किया, इधर भी करेंगे d बाई dt ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी। नो C E नॉट क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको पहले लिख दिया हमने, तो d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको इधर लिखता हूं, तो dq बाई dt हमारा क्या हो गया, I हो गया, तो I इज इक्वल टू हो गया C E नॉट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है
ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे कॉस आ रहा है, यहाँ पे साइन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, ई नॉट ऐसे लिख लिया अपॉन सी ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड कॉस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। नो व्हाट इज 1 बाई ओमेगा सी, या पहले यहां से बात करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो दिस टर्म विल बिकम आल्सो मैक्सिमम। इसको हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। तो फटाफट इसको कंपेयर कर लीजिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करस्पॉन्डिंग करंट। इसको दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वी विल गेटिंग हियर दैट द करंट, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, हमारा पाई बाई 2 एंगल लीड कर रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पे हो गया ना, करंट ईएमएफ बराबर नहीं आ रहा है, वही चीज मैंने बताया था ना आपको कि नो करंट इज लीडिंग विद द ईएमएफ। अब करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है, इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, करंट को पहले चला देते हैं, ये करंट पहले पहुंचेगी, ईएमएफ बाद में पहुंचेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये और इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, अगर यहाँ पे लिख रहा है फेजर बनाएंगे, तो फेजर के केस में क्या हो गया, ये पाई बाई 2 लीड कर रहा है, इससे ईएमएफ से, दिस इज द फेजर। तो याद कीजिए 3 सर्किट पढ़ा हम लोगों ने। पहली सर्किट में हमने क्या किया, इन द फर्स्ट सर्किट वी हैव टेकन ओनली प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टर्स में क्या होता है, करंट और ईएमएफ सेम फेज में आता है। दूसरी सर्किट लिया हमने, इंडक्टर सर्किट लिया। इंडक्टर सर्किट में करंट लैग करती है 90 डिग्री विद द ईएमएफ, एंड तीसरा हमने लिया कैपेसिटर, इसमें करंट लीड करती है विद द फेज एंगल 90 डिग्री। एक चीज और बच रहा है, इसे पिछले भी छूट रहा था, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, दिस टर्म ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, यहाँ पे ये बच रहा है। अभी यहाँ पे 1 बाई ओमेगा सी को बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, it works as same as the inductive reactance, and इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी को लिखते हैं हम लोग एक्सी से लिखते हैं, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। अब यहाँ पे अगर इसको फिर से हम क्या करें, इंटरचेंज करें, तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख दें क्या, 2 पाई एफ सी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्सी के। नो यहाँ पे क्लियरली क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के केस में जो ग्राफिकल इनका बनेगा, ग्राफ का प्रेजेंटेशन होगा, वो कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है। अब in case of DC, suppose that you have to find out the capacitive reactance for the DC के लिए अगर आपको निकालना है, तो फिर से फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की 0 कर दीजिए। अब 0 कर देंगे तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ XC, XC विल बिकम 1 अपॉन 0, दैट मीन XC कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द अल्टरनेटिंग करंट इन L, C एंड R। ठीक है। इसके बाद वी विल डिस्कस इन द लेक्चर 4 LC, CR, LCR। आज के लिए इतना ही, पढ़ते जरूर रहिए। थैंक यू सो मच।